हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज 24 चैनल में। और मैं हूं विजय सर। आज हम क्लास 8th मैथमेटिक्स की 8th ग्रेड वर्क बुक से अध्याय 7 जिसका नाम है राशियों की तुलना, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। राशियों की तुलना को हम यहाँ पर उसके सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अध्याय 7 है राशियों की तुलना। तो सबसे पहले हम ये समझें कि राशियां क्या हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि राशियां वो चीजें हैं जैसे गिनने, मापने योग्य वस्तुएं किसी आकार, विस्तार या घटना के लिए कौन सा मान है? संख्यात्मक मान है। मतलब यहां पर गुणों के बारे में नहीं कहा गया है, किस चीज के बारे में कहा गया? मात्रा के बारे में कहा गया है कि जैसे कि कोई रुपए हुए, दूरी हुई, किसी का आकार हुआ, समय हुआ, लंबाई, वजन या आयतन, ये सब क्या है? राशियां हैं। इसके बाद बात आती है राशियों की तुलना की। तो एक छोटा सा उदाहरण लेके हम उसको बता सकते हैं कि जैसे किसी का वजन है, दो बच्चे हैं और किसी का वजन 30 किलो है, किसी का वजन 60 किलो है। तो हम कैसे कहते हैं? यदि किसी का वजन 30 केजी है और दूसरे बच्चे का वजन है 60 केजी, तो हम कहते हैं कि यार ये जो बड़ा बच्चा है इस छोटे बच्चे से 2 गुना है। कितना है? 2 गुना है। मतलब आप क्या बता रहे हैं? तुलना कर रहे हैं कि ये 30 केजी का है और ये कितने 60 केजी का है। तो तुलना से हम क्या करते हैं? चाहे वो दूरी हुई, आप जब कहीं जाते हैं, आपके पास समय कम है, आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो आप वहां दूरी की तुलना करते हैं। दूर रेस्टोरेंट आपको जाना है, आप तुलना करते हैं कि यार ये पास है, हमें जाना चाहिए, यहाँ ये रेस्टोरेंट दूर है, तो आप वहां क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे दिन हम बहुत सी चीजों की तुलना करते जाते हैं। जैसे कि पैसों की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर में हम ये देखते हैं कि पिछले वर्ष हमारे कितने पैसे थे, इस वर्ष हमने कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया। तो उस हिसाब से हम पैसों की भी तुलना करते हैं। आयतन, द्रव्यमान, आप अपने वेट की भी तुलना करते हैं कि पिछले वर्ष मेरा वजन इतना था, इस वर्ष मेरा वजन इतना हो गया है। तो ये सब चीजें हम क्या करते हैं? राशियों की क्या करते हैं? तुलना करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अनुपात की बात करी गई है। तो अनुपात अभी हम क्वेश्चन में इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी हमें यह देखना है कि अनुपात हम जब भी करेंगे तो जो राशि की यूनिट होनी चाहिए, जो इकाई होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा लंबाई का आप लंबाई से अनुपात निकालेंगे, क्योंकि जो अनुपात की इकाई होती है वो विमा रहित होती है, उसकी कोई इकाई नहीं होती अनुपात की। आप ऐसा नहीं करेंगे कि किसी लंबाई का किसी के द्रव्यमान से अनुपात निकालेंगे। आप लंबाई का लंबाई से ही अनुपात निकालेंगे, और लंबाई में भी कुछ सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, ऐसे बहुत सी उसकी क्या होती है? यूनिट होती है लंबाई की। तो सेम यूनिट हम उसमें रखेंगे, हमें ये चीज का विशेष ध्यान रखना है। चलिए, ये इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये हमें नहीं देखना है। इसके बाद इन्होंने बताया गया है बट्टा। बट्टा का मतलब है डिस्काउंट। बट्टा का मतलब क्या है? डिस्काउंट। तो हम एक चीज बहुत अच्छी समझें कि जैसे सपोज करें कि ये कोई पेंट है। क्या है? एक कोई पेंट है, आप मार्केट जाते हैं इस पेंट को लेने, तो इस पे एक टैग लगा हुआ होता है। आपने देखा है इस पे एक पैसों का टैग लगा हुआ होता है। पता चला कि इस पे टैग लगा हुआ है 1000 रुपए का। तो ये जो 1000 रुपए हैं, ये इसके क्या कहलाएंगे? एमआरपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, या इसी को हम कह देते हैं मार्क प्राइस्ड, अंकित मूल्य। इसी को हम क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। तो इसमें टैक्स वगैरह भी लगा रहता है, ठीक है। ये है अंकित मूल्य। अब किसी दुकानदार ने इसको आपसे बोला कि मैं इसको 20% डिस्काउंट आपको दूंगा, मतलब 20% बट्टा मैं आपको दूंगा, और मैं आपको 800 रुपए में दे दूंगा इसको। 20% देने के बाद कितने का हो गया? वो 800 रुपए का। तो जो छूट आपको दुकानदार ने दी, उसी को क्या बोलते हैं? हम बट्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं? बट्टा। देख, अब बट्टा कैसे निकला? जो अंकित मूल्य था 1000 रुपए, और जो विक्रय मूल्य कितने में बेचा उसने? 800 रुपए में। तो बट्टा कैसे निकला? 1000 में से 800 चले गए तो 200 रुपए। कितना निकला? 200 रुपए। अब यदि आपको बट्टे का परसेंटेज निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, जैसे मैंने बोला था 20% है ना, अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा? कि जो अंतर है मार्क प्राइस में और विक्रय मूल्य में, मार्क प्राइस और विक्रय मूल्य में, मतलब अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में कितना अंतर है? 200 रुपए का। तो ये 200 अपॉन में क्या करना है आपको? जो आपका क्या था? अंकित मूल्य था, कितना था? 1000, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो 100 से 100 आपके कटेंगे, 10 से ये 0 कट जाएगा। आंसर कितना आया? 20%। तो आप समझ पा रहे हैं, कभी भी आपको यदि डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे? ऊपर डिफरेंस लेंगे, अंकित मूल्य और
अंकित मूल्य और आपका विक्रय मूल्य का, और अपॉन में क्या कर देंगे, अंकित मूल्य कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अभी क्वेश्चन में हम ये सब चीजें सीखेंगे। चलिए, प्रतिशत का आकलन करना इन्होंने बताया है, तो प्रतिशत का आकलन कैसे करेंगे। प्रतिशत का आकलन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने बताया है कि 5%, देखिए परसेंट का मतलब होता है, देखिए इसका नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। पर मतलब होता है अनुपात, और सेंट मतलब होता है 100। पर मतलब क्या होता है, या इसको हिंदी में देख लें, प्रतिशत। प्रति मतलब क्या होता है, बटे, अनुपात, और शत मतलब क्या होता है, 100। तो जैसे 5% आपको पूछा है, तो आप क्या कर देंगे, 5/100 कर देंगे, तो ये निकल के आ गया 0.05, है ना। किसी भी चीज में यदि ऐसे 5% लिखा हुआ है तो आप परसेंट हटा के क्या कर देते हैं, अपॉन 100 कर देते हैं। और जैसे किसी चीज का आपको परसेंटेज निकालना है कि 25 का, तो वो फिर आपको दिया रहेगा कि किस में से परसेंटेज अपन को निकालना है। चलिए, अभी हम उदाहरण नंबर 2 देखा है, जैसे कि 360 का 30%, तो का मतलब क्या होता है, गुणा, और 30% मतलब परसेंट हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा, तो ये 108 आ गया। चलिए नेक्स्ट, इन्होंने क्या थ्योरी दी है देख लेते हैं, उदाहरण दिए हैं। चलिए, लाभ और हानि दी है, तो लाभ हानि के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे आपको, जैसे वहां पे मैंने बताया था 1000 रुपये का अंकित मूल्य पेंट था, और उसने आपको 20% बट्टा दिया था, डिस्काउंट दिया था, तो वहां से आपका 200 रुपये की क्या हो गई थी, आपको लाभ हो गया था, है ना। चलिए, ब्याज की बात आ जाए तो ब्याज भी हम क्वेश्चन में देखेंगे। दो प्रकार के ब्याज होंगे आपके, एक होगा साधारण ब्याज और एक होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि चक्रवर्ती ब्याज। दो प्रकार के ब्याज हैं, तो ये भी हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। बस इतना अंतर है कि साधारण ब्याज का सीधा सीधा फॉर्मूला है PRT, क्या है, P मतलब प्रीमियम मूलधन, गुणित R मतलब रेट, कितनी दर से है, T मतलब टाइम, और अपॉन 100। तो जितने साल के लिए भी है इसका सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है, यहां से इसका क्या निकल के आ जाता है, ये ब्याज निकल के आ जाता है, साधारण ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का अपना फॉर्मूला होता है। चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है, ब्याज के ऊपर जब अपन ब्याज लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है, चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। यहां जो आपका साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में क्या होता है, जो आपका मूलधन है, मूलधन मतलब कि जो पैसे आपने उधार लिए या किसी को दिए, उस पर ब्याज लगता है जितने वर्ष हैं और जितने प्रतिशत है उसके आधार पर। लेकिन चक्रवर्ती में ब्याज क्या होता है कि चक्रवर्ती ब्याज आपका जो भी 1 साल का ब्याज आया, यदि वो वार्षिक संयोजन हो रहा है तो 1 साल के ब्याज में फिर हर एक जो ब्याज आया है उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। अभी क्वेश्चन में हमें बहुत आसानी से ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। 35 किलोमीटर का हमें 25 किलोमीटर से क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो आप सबसे पहले इसकी इकाई देखें, यहां भी किलोमीटर है और यहां भी किलोमीटर है। तो यदि किलोमीटर किलोमीटर सही है, बिल्कुल दोनों यूनिट एक हैं, तो आप सीधे डिवाइड कर सकते हैं। 35/25 किससे कटेंगे, 5 से कटेंगे, 5 7 35 और 5 25, 7:5 किस में है, 7:5 डी में है, तो आप यहां लिख देंगे डी और उत्तर लिखें 7:5, और जो आपका 7:5 है डी, तो आप इसका डी क्या कर देंगे, हर भी देंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है। अब देखिए, जब भी हमें कभी ऐसा लिखा है कि हमें संख्या दी गई है और हम बात प्रतिशत वगैरह की, अनुपात की करेंगे, तो हम तो उसको सीधा सीधा मान लेंगे, 100 मानेंगे या फिर 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, 100 या फिर 1। तो हम मान लेते हैं कि मानव संख्या कितनी है, 100। अब 4 गुना मतलब कितनी हो गई, 400। कितनी हो गई, 400। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, वो पहले 100% थी और बाद में कितनी हो गई, 400% हुई। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई इसमें, 300% की। आप देख रहे हैं ना, 100 से क्या हो गया, 400 हो गया, 300% की इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई है। तो 100 से 400 यदि कोई चीज हो रही है तो कितने प्रतिशत बढ़ गई, 400 में से 100 घटाएं, कितना आएगा, 300%। तो हमने इसका लिख दिया ए, और उत्तर भी लिखें यहां पर 300%। लिखने का ये सही तरीका होगा, आप उसमें विकल्प भी लिख दें, उत्तर भी लिख दें, और यहां पे क्या कर दें, गुला भी कर दें। तो आप 3 चीजें सीख रहे हैं एक साथ से, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज हमेशा याद रखें, प्रेजेंटेशन, नॉलेज का प्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों में नॉलेज तो होता है लेकिन वो नॉलेज को क्या नहीं कर पाते हैं, प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से उन्हें मार्क्स जो है बहुत कम मिल पाते हैं। तो आपको यह जरूर सीखना है कि हमें अब कैसे इसको उत्तर को लिखना है। यदि किसी संख्या का, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी संख्या का 15% 36 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, पूर्ण होती है। पूर्ण मतलब कि 100% होती है।
तो इन्होंने बोला है 15%, उसका कितना दिया है 15%, मैं यहां कर रहा हूं, आपको दिया है 15% बराबर कितना दिया है 36। अब ये एक समीकरण बन गया, बराबर का निशान आ गया मतलब एक समीकरण बन गया। समीकरण मतलब कि ये एक तराजू है जिसके दोनों पक्ष क्या है बराबर हैं। अब मुझे 15% 36 दिया है, निकालना क्या है संख्या ज्ञात करनी है। मैंने क्या क्या संख्या क्या है 100% होती है, क्या होती है 100%। तो मुझे इस 15 को 100 बनाना है, कैसे बनाऊंगा भाई 15 का सबसे पहले हमारा तरीका होगा, सब 15 से पहले हम बनाए इसको 1, तो कैसे बनाएंगे 1 15 का भाग देके, 15 में 15 का भाग दिया तो 1 बन गया। लेकिन ये क्या है तराजू है, मैंने कहा ये समीकरण है, समीकरण के यदि एक पक्ष में आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे हैं, कोई भी संक्रिया बटे कर रहे हैं 15, तो आपको सामने भी क्या करना पड़ेगा बटे करना पड़ेगा। तो 15 से 15 कटे तो कितना आ गया 1। अब 1 को 100 बनाना बहुत आसान है, कैसे 100 का गुणा करके, तो मैंने यहां 100 का गुणा किया और यहां भी 100 का गुणा किया। तो आप किससे काट सकते हैं इसको, पहले तो आप इसको 3 से काट दें तो ये हो जाएगा 3 5 15, ये कटेगा 3 एकम 3 3 दूनी 6, और 100 को 5 से काटें कितनी बार कटेगा 20 बार। अब 12 का 20 में गुणा कर दें कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 240। तो इसका आंसर हो गया सी 240, और आप सी पे क्या कर देंगे सर्किल कर लेंगे। ब्लैक या ब्लू पेन ही आपको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है 50,000 रुपए, इसमें 10% की वृद्धि होने पर नया मासिक वेतन क्या होगा। चलिए अब इसको भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि 50,000 रुपए है तो 50,000 का कितना 10%, तो 50,000 का 10%, आपने क्या बोला का 10%, तो मैंने क्या बोला था का मतलब क्या होता है गुणा, तो आपने 50,000 का की जगह गुणा लगाया, 10% को हटाएं तो क्या होगा अपॉन में 100 लगेगा। तो चलिए एक शून्य से एक शून्य आपने ये काटा, एक शून्य से एक शून्य कट गया, कितना आ गया 5,000। तो ये 10% बड़ी राशि कितनी आई 5,000। अब पहले उसको कितने मिलते थे 50,000, बढ़ के 5,000 रुपए और मिलेंगे, तो 50 और 5 कितना हो जाएगा 55,000। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, और आप इसको लगा देंगे 55,000, सी को यहां पर आप बोला कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है एक मेज का अंकित मूल्य, अभी हमने पढ़ा था अंकित मूल्य क्या होता है जो उस पर लिखा हुआ है, अंकित मूल्य था 1200 रुपए और इस पर बट्टा मतलब डिस्काउंट दे दिया 8% का, तो मेज का विक्रय मूल्य कितना होगा। चलिए एक चीज हमेशा याद रखें, ये पूर्ण है, क्या है अंकित मूल्य मतलब इस मूल्य पर इसको बेचा जाना था, तो अपन इसको मान के चलें कि ये क्या था 100%, क्या था 100%, कितना था 100% 1200 रुपए, और 8% का डिस्काउंट दिया है। तो हम एक काम करते हैं, या तो 8% का डिस्काउंट दिया मतलब 92% पे चीज बेच दी गई है, 100% में 8% का डिस्काउंट दिया मतलब 92% पे वो चीज बेच दी गई है, या फिर हम एक काम करें 8% निकाल लें और उसमें से 1200 में से वो 8% घटा देंगे। तो चलो 8% को निकाल लेते हैं। 8% कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था, यहाँ 100 था, इसको 8 बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 100 का भाग देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 100 का भाग देंगे, तो 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 1, ये बन गया 1। तो फिर इसमें क्या कर देंगे 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 12 का 8 में गुणा किया, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, ये आपका आ गया क्या 8% 96। तो पहले 1200 रुपए में बेची जा रही थी, अब 96 रुपए की उसमें छूट दे दो, तो कितना आ जाएगी 1104 रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1104 रुपए। चलिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गए, अब थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। यहां से देखते हैं, एक जैकेट 20% का बट्टा, बट्टा मतलब कि डिस्काउंट देने के बाद 1120 रुपए में बेची जाती है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने अभी क्या कहा था, पहले जो चीज थी वो पूर्ण थी 100%, उसका कोई मान था, सपोज करें कि 100% पे उसका कोई रेट था, ठीक है अंकित मूल्य था, तो हम कहें कि भाई अंकित मूल्य जो था वो कितना था 100%, और फिर उसमें डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट मतलब कि बट्टा, बट्टा आपने दिया 20%, ठीक है ना। तो 20% यदि आप बट्टा दिया है तो विक्रय मूल्य कितना बना फिर आपका, भाई कोई चीज जो बेची है वो कितने की है फिर 1120 रुपए की, तो विक्रय मूल्य बना 100% अंकित मूल्य था, डिस्काउंट दिया 20%, तो विक्रय मूल्य होता है अंकित में से बट्टा घटा दो, 80% पे बेची वो चीज, और 80% वो चीज जो बेची वो 1120 रुपए की बेची, कितने की बेची 1120 रुपए की। अब मुझे क्या निकालना है अंकित मूल्य मतलब 100%, तो इस 80 को 100 कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो इसको 1 बनाएंगे, तो 80 का क्या करेंगे भाग देंगे दोनों तरफ, तो 80 से 80 कट गए तो आपका क्या आ गया 1% आ गया, कितना आ गया 1%, क्या आया
इसको शून्य से शून्य काट दो, 8 से कट रहा है क्या, 8 एकम 8, 3 बचेंगे, 8 एकम 8, 3 बचे, 8 चौकी 32, 14 आ गया। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 14। मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे, 100 का गुणा। ये क्या आ गया, 1400 रुपये आ गया। कितना आ गया, 1400 रुपये। आपको बस इतना करना है कि सबसे पहले क्या मैंने क्या किया, 1%। 1% कैसे निकाला, उसी संख्या का भाग देके दोनों पक्षों में, और फिर मुझे जो भी निकालना है 100% निकालना था, तो मैंने 1 में 100 का गुणा किया, तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा हो गया। बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपए बचे। तो देखो कुल राशि कितनी होती है, मैंने अभी बताया था, कुल राशि होती है 100%। कुल क्या होता है, कुल, या जिसको हम बोलते हैं पूर्ण, पूर्ण क्या होता है, 100%। अब 50% खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा भाई, 50% उसने खर्च कर दिया 100 में से, है ना, खर्च यहां लिख लेते हैं, खर्च कितना है 50%, तो शेष कितना बचा, शेष भी 50% बचा, है ना, 100 में से 50 जाएंगे, 50 बचेंगे, और 50% कितना है 800। 50% कितना है 800। हमें निकालना क्या है, उसके पास कितना धन था, कितना धन था 100%, हमेशा 100 होता है। तो पहले 50 को क्या करें, 1 बनाए, हम 50 को क्या करें, 1 बनाए। कैसे बनाए, 50 दोनों तरफ भाग दें, यहां से 50 से 50 कट गया, 1% आ गया। 1% कितना हो जाएगा, यहां से शून्य काटा, और 5 का अपन ने जब भाग दिया तो 80 में अपन ने 5 का भाग दिया, तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 1% आ गया 16। तो मुझे क्या निकालना था 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ये कितना आ जाएगा 1600। अच्छा एक चीज सुनिए, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना लेंदी क्यों बताया। लेंदी मैंने नहीं बताया है, एक्चुअल में मैंने आपको जो स्टेप है वो फॉलो करना बताया है, कि आप स्टेप कैसे फॉलो करेंगे, हमें करना कैसे है क्वेश्चन को। यदि आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर रहे हैं, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, 50% खर्च करने पर 800 बचे, तो 50% राशि कितनी हो गई 800, तो 100% राशि कितनी हो गई 1600। सीधा सा क्वेश्चन है, 50% राशि 800, इसको 100 बनाना था, दोनों तरफ में सीधा 2 का मल्टीप्लाई कर देता, ये 100 हो जाता, ये 1600 हो जाता। लेकिन आपको ये चीज आदत डालनी होगी कि हम सबसे पहले क्या करें, 1% निकालें। कितना निकालें, 1%, और 1 में फिर किसी का भी मल्टीप्लाई करना बहुत ही क्या होता है, आसान होता है। इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा 2 से 3 स्टेप में बताया है, अदरवाइज इसको तो आप सीधा पढ़ के ही बता सकते थे, 50% 800 है तो 100% 1600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो जब अपन को पता नहीं है मूल्य क्या है, तो अपन तो सीधा माने 100। मैंने क्या बताया था, अपन चीजें क्या कैसी माने, 100 माने। मैंने माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, ठीक है ना, क्योंकि 100% तो 100 भी क्या होता है, परसेंट होता है। तो जब आप 100 रुपए मानेंगे तो आपको कैलकुलेशन करना बहुत ही क्या होगा, आसान होगा। आपको लाभ प्रतिशत पूछा गया, क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। आपने माना क्रय मूल्य कितना है 100, तो 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य। अब जब एक कुर्सी मैंने 100 की मानी, तो 12 कुर्सी कितने होगी, 1200 रुपए की। अब ये 1200 कुर्सियां 10 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितने, मतलब उसने 1200 रुपए में कुर्सियां ली, और 10 कुर्सी में ही उसने 1200 रुपए कमा लिए। 10 कुर्सी के विक्रय मूल्य, 10 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है, इतना ही, सेम 1200। उन्होंने बोला 10 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, मतलब किसी दुकानदार ने 12 कुर्सियां जितने में ली, उसने 10 कुर्सी उतने में बेच दी, ये बात है। तो 12 कुर्सी अपन ने माना कि 1200 में ली, तो 10 कुर्सियों को विक्रय करने में कितने पैसे लगे, उतने ही 1200 रुपए। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य को हम अपन सेलिंग प्राइस बोलते हैं, एसपी भी लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य। जब 10 कुर्सी 1200 की थी, तो एक कुर्सी कितने की हो जाएगी, 1200 बटे 10। एक कुर्सी कितने की हो जाएगी, 1200 बटे 10, मतलब कि 120 रुपए की हो गई। उसने एक कुर्सी बेची और 100 रुपए की कुर्सी उसने खरीदी थी। तो लाभ कैसे निकलता है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का सीधा फॉर्मूला होगा, पहले निकालेंगे लाभ। लाभ कितना होता है, लाभ होता है भाई उसने चीजें मतलब विक्रय कितने में करी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। भाई ऐसे ही लाभ निकालेंगे ना भाई, जैसे आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और 150 रुपए में बेच दी, तो 150 विक्रय मूल्य हुआ और खरीदी क्रय मूल्य हुआ 100 रुपए। तो 150 में से 100 जाएंगे, 50 रुपए का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। और यदि इसका लाभ परसेंटेज आपको निकालना है, तो अपन अपॉन में क्या करते हैं, क्रय मूल्य से।
क्या कर देते हैं, क्रय मूल्य, क्योंकि उसी से तो परसेंटेज निकालेंगे, उसी से तो गणना करेंगे कि भाई मैंने तो 100 रुपए में ली थी और 150 में बेच दी, तो 50% राशि। ऐसे ही तो विक्रय मूल्य कितना है, 120, और क्रय मूल्य कितना है, 100/100। तो 120 में से 100 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20/100। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो अपन 100% का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 100 से 100 गया तो कितना आ गया, 20%। तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 20%, इसका लाभ परसेंटेज आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साकिर ने एक कूलर 10% कर सहित 4400 रुपए में खरीदा। देखिए किसी भी जो कोई भी प्राइस होगी आपकी, कोई भी प्राइस होगी जो आपकी, वो दो चीजों से मिलकर बनती है। एक तो वस्तु का वास्तविक मूल्य, वस्तु का वास्तविक मूल्य, और उसके ऊपर गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही है जिसको हम कर बोलते हैं, उसको जोड़कर, ठीक है ना। तो जब भी ऐसी प्राइस की बात आएगी तो हम मान के चलेंगे कि वस्तु का वास्तविक मूल्य हमेशा कितना रहेगा, 100%। कितना रहेगा, 100%। अब इन्होंने बोला है कि कर कितना है, 10%। कर कितना लग रहा है, 10%। यानी कि आप उस राशि के कितना पैसा पे कर रहे हैं, 110%। प्राइस कितनी बन गई अब, 110%। कितनी बन गई, 110%। जब भी कर की बात आए उस केस में मैं ये बात कर रहा हूं आपसे। तो 110% की राशि में आप कितने रुपए दे रहे हैं उसको, 4400 रुपए। कितने रुपए दे रहे हैं, 4400 रुपए, है ना। 110% की जो प्राइस है उसमें आप 4400 रुपए दे रहे हैं। तो बेट जुड़ने, बेट मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, है ना। जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य था, मतलब कूलर का मूल्य क्या था, 100%। अब आपको 110% दिया है, 4400 रुपए। 1% निकालो पहले, तो कैसे निकालेंगे 1%, 110 का यहां भाग करेंगे और 110 का यहां भाग करेंगे। 110 से 110 गए तो क्या बन गया, 1%। और शून्य से शून्य काट दो, 11 से 44 कितने बार कटेंगे, 4 बार। तो 1% की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 40 रुपए। मुझे क्या निकालना है, 100%। तो 100 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 100 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 100%। 100% बराबर 40 का 100 में किया तो 4000 रुपए। तो 100% ही क्या था, उसका प्राइस था, किसका, बेड जोड़ने के पहले कूलर का प्राइस था, मतलब वास्तविक मूल्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित, चलिए वही बात आ गई ना। तो प्राइस कितना हो गया, 3155 रुपए हो गया। प्राइस क्या हो गया आपका, 3155 रुपए हो गया। अब आप देखें कि प्राइस में दो चीजें रहेंगी, एक तो उसका वास्तविक मूल्य रहेगा, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं वास्तविक मूल्य, और एक रहेगा कर, है ना। तो वास्तविक मूल्य हम मानते हैं 100%, कर माना क्या दिया हुआ है, 4.5%, और ये दोनों मिला के कितना होगा, 3155 रुपए, 3155 रुपए। तो ये कितना हो गया, 100 और 4.5 को ऐड किया तो 104.5, 104.5 की बात कितने के बराबर हो गया, ये 3155 रुपए के बराबर हो गया। मुझे कितना निकालना है, कर के पहले वस्तु का मूल्य। कर के पहले वस्तु का मूल्य क्या होता है, 100%। तो मुझे निकालना है 100%, जिसको हम बोल रहे हैं वास्तविक मूल्य, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य मतलब कि जो टैक्स ऐड करने के पहले क्या मूल्य था। तो 100% कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 104 का भाग यहां दिया, तो फिर इस साइड भी देना पड़ेगा, 3155 डिवाइडेड बाई 104.5, और फिर क्या करेंगे, 100 करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, तो अपन 100 का यहां क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको 3155 और नीचे से आप यदि दशमलव को हटा दें तो ऊपर आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये 100 की जगह क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। आप जब इसको हल करेंगे, आप चाहें तो मैं अभी, हम इसको गुणा भाग नहीं करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अपन एक काम कर सकते हैं कि मैं कैलकुलेटर यहां पर खोल लेता हूं, एक सेकेंड। ये कैलकुलेटर खुल गया। तो अपना क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन था 3155 डिवाइडेड बाई क्या है, 1045। उत्तर आता है ये कुछ, इसमें मल्टीप्लाई में 1000 भी करना है, 1 2 3, उत्तर आता है 3019 दशमलव समथिंग। तो हम लगभग इसमें लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3019 इसका उत्तर आ गया। यहां क्या लिख देंगे अपन, लगभग।
ठीक है, 3019 रुपए उसका मूल्य था, लेकिन टैक्स के बाद कितने का हो गया वो? 3155 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, ये क्वेश्चन आ गया है आपका चक्रवर्ती ब्याज का। 10,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज हमको ज्ञात करना है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हम चक्रवर्ती ब्याज में निकलता है मिश्र धन। क्या निकलता है? मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर पी मतलब मूलधन 1/1 धन आर, मतलब रेट कितना लग रहा है 100 n मतलब कि कितने वर्ष या कितने साल के लिए। दो तरीके इसके होते हैं। पहला तरीका तो होता है सिंपल इंटरेस्ट से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैंने दोनों तरीके में आपको बताऊंगा। पहले तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, मिश्र धन निकालें हम। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों चीजें रहती हैं। तो यदि तो आपको ब्याज ज्ञात करना है तो उसमें से आपको पहले मूलधन को, आपका जो मिश्र धन आएगा उसमें से मूलधन को घटाना पड़ेगा। जैसे ये जो राशि दी गई है ये क्या है? मूलधन है। ये निकल के जो आएगा वो आ रहा है मिश्र धन। मिश्र धन मतलब कि मूलधन भी रहेगा उसमें और कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब हम कह सकते हैं ए बराबर होता है प्रीमियम, प्रीमियम मतलब मूलधन, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सी आई। ए बराबर पी प्लस सी आई। तो हम अभी ए निकाल रहे हैं। यदि आपको मूलधन निकालना है तो जो पी है वो इसको में से घटाना पड़ेगा। चलो पी लिखें पहले, कितना है? 10,000। 10,000 4 शून्य 1 धन, रेट मतलब कितना लग रहा है, कितने की दर से लग रहा है? 5/100 टू दी पावर n कितने के लिए लग रहा है? 2 वर्ष के लिए। चलिए, ये हो गया 10,000। आप चाहें तो इसको काट लें, ये 5 एकम 5, ये 100 कट जाएगा 20 बार, और फिर जब आप एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 एकम 20 और 1 21, 21/20। 2 की पावर लगी है तो मैं इसको एक काम करता हूं, 2 बार गुणा कर देता हूं। ठीक है ना? अब शून्य से शून्य तो काट ही लेते हैं अपन, 2 शून्य है तो 2 शून्य काट लें। 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 400 को कितनी बार काटेंगे? 25 बार। तो आ जाएगा आपका 25 और गुणा 21 का 21 में गुणा करते हैं तो 21 का वर्ग होता है 441। अब 441 में 25 का गुणा करते हैं, 25 से कम 25, हाथ सिलाई 2, 25 चौकी 100, 100 और 2 102, 10 हाथ सिलाई, 25 चौकी 100 10 110। तो ये आपका आंसर आ गया। दूसरी विधि में जो आपको बोल रहा था कि आप चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट की विधि से भी निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की विधि से कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे 1 साल का। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का। अभी तो ये क्या आया था? सॉरी, ये आपका आया है मूलधन। तो मूलधन में से आप क्या निकालेंगे? यदि आपको ब्याज निकालना है तो आपको, सॉरी, ये आया था आपका मिश्र धन। तो इसमें से आपको जो आपकी पहले जो राशि थी 10,000 रुपए, ये घटाने पड़ेंगे। 10,000 रुपए आपने घटाए तो 11,025 में से 10,000 घटाए तो ये 1,025 आ जाएगा। ये 1,025 ही आपका आया है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आया है? कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए, आप सिंपल इंटरेस्ट से भी आप निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले हम 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। क्या होता है? PRT/100। पी मतलब मूलधन, मूलधन कितना है? 10,000, थोड़ा दर कितनी है? 5, और साल कितने के निकालेंगे? 1 साल के, बटे 100। ठीक है, तो ये हम फर्स्ट ईयर का ब्याज निकाल लेंगे, फिर दूसरे साल का भी निकालेंगे। फर्स्ट ईयर का निकालना है इसलिए साल में हमने क्या लिखा? 1 लिखा। तो 100 से ये 100 कट गए तो कितना आ गया? ये 100 का 5 में गुणा किया तो 500। ठीक है, अब जब हम, ये तो हुआ फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर का ब्याज हो गया ये सिंपल इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर का भी यही रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अलग होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का भी क्या रहेगा? यही रहेगा, 500 रुपए। लेकिन जो 500 पिछले साल का ब्याज था, ये ब्याज, इस 500 पर भी ब्याज लगेगा, वही परसेंटेज, जितना परसेंटेज मूलधन पे लगा था। मतलब 500 गुणित 5%, 500 का भी 5% लगेगा, मतलब 100 अपॉन में 0 से 0 काटे, 5 पचम 25 होगा। ये कितना हो गया? 500 और धन पसम 25, तो ये कितना हो गया? 525। 525। अब देखें पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज, सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले साल का कितना था? 500, और दूसरे साल का कितना आया? 525। अब आप समझ गए होंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है। पहले साल का कितना था? 500, दूसरे साल का बढ़ के आया 525, मतलब वो ब्याज पर भी क्या लग रहा है? ब्याज लग रहा है। तो 500 और 525 कितने हो गए? 1025। यहां से ये निकल के आ गया 1025 क्या हो जाएगा? आपका ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्याज। तो आप समझ गए कि सिंपल इंटरेस्ट से भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा?
ब्याज का भी आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, और यहां इसका सीधा फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45,000 पर 12% वार्षिक की दर से 5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज हमको अंतर निकालना है। चलिए ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन हो गया, देखते हैं कैसे। सबसे पहले अपन क्या निकालें, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट इन्होंने बोला है अंतर ज्ञात करना है ब्याज में, ब्याज का अंतर किस किस का, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने अभी बताया था कि हम मूलधन निकालेंगे और मूलधन में से क्या घटा देंगे, प्रीमियम को घटा देंगे, तो वो क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन का तो फॉर्मूला ये ऊपर लिखा था अभी, उसमें से प्रीमियम को घटा देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है माइनस सिंपल इंटरेस्ट। चलिए अब यहां हम लगाएं इसका फॉर्मूला ए का, ए क्या है हमारा 45,000, 45,000 और क्या आता है 1 प्लस आर कितना है हमारा, आर बाई 100 होता है ना, आर कितना है 12 बटे 100 टू दी पावर क्या होता है एन, एन कितना इस वर्ष के लिए 5 माइनस प्रीमियम कितना है 45,000 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है पीआरटी, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको अभी ऊपर भी लिखाया था पीआरटी अपॉन 100, तो पी कितना है 45,000 गुणित रेट कितना है 12, टाइमिंग कितनी है 5 वर्ष की बटे 100, शून्य से शून्य तो आपके ये काट दो, ठीक है ना। अब ये कैलकुलेशन करना तो बहुत ही कठिन है, 45,000, इसको आप एक काम कर सकते हैं, इसका एलसीएम लें तो हो जाएगा 112 बटे 100, इसके ऊपर 5 की घात ऋण 45,000 और ऋण जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 60 का 45 में गुणा करेंगे तो ये होगा 27,000, ठीक है ना। अब आप जब इसको हल करेंगे तो 112 बटे 100, 112 बटे 100 का मतलब क्या हुआ 1.12 भाई, 112 बटे 100 का मतलब क्या है 1.12, 1.12 के ऊपर कितने की पावर है 5 की, ये तो आप गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, कम से कम 15-20 मिनट 10 मिनट तो आपको लग ही जाएंगे गुणा करते करते। तो मैं अभी यहां पर आपको सीखने के उद्देश्य से हम कैलकुलेटर से बता देते हैं कितना आ रहा है। चलिए ये देखें आप 1.12 की पावर कितनी है 5, तो ये कुछ आ गया आपका 1.76 करके, इसमें हम गुणा कितने का करते हैं 45,000 का गुणा हो रहा है तो 45,000, उत्तर आ गया 79,305, कितना आ गया 79,305, और इसमें से ये 45,000 और 27,000 कितने हो रहे हैं 45 और 27 72,000, कितने हो रहे हैं 72,000। अब 79,305 में से 72,000 घटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7,305, इतना अंतर आपका ये आ गया 7,305 रुपए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दुकान ए और दुकान बी पर एक खिलौने का मूल्य 540 रुपए है, मतलब ये एक दुकान ए है शॉप ए, ठीक है, और ये एक दुकान शॉप बी है, और यहां पर कोई टॉय है, टॉय या खिलौना ही लिख देता हूं चलिए, और यहां जो खिलौना का मूल्य है वो 540 रुपए है, मतलब ये अंकित मूल्य हुआ है ना, क्या हुआ अंकित मूल्य, और यहां खिलौने का मूल्य कितना, यहां भी 540 का है। अब ये क्या हो रहा है कि जब सेल लगती है दोनों दुकानों पे, तो इस सप्ताह यह खिलौना दुकान बी पर 425 की सेल पर है, यहां कितने का मिल रहा है सेल, मतलब कि कह सकते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यहां कितने का है 425 रुपए का, ठीक है ना, और यहां वो कह रहे हैं 25% की छूट के बाद है, 25% की छूट के बाद है, मतलब देखो जो अंकित मूल्य होता है वही हमेशा क्या होता है 100%, अंकित मूल्य क्या होता है 100%। अब ये विक्रय मूल्य पे क्या कह रहे हैं 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, बट्टा दे रहे हैं, मतलब ये कितने में बेच रहे हैं 75 अब ये कह रहे हैं कि किस में किसकी कीमत कम है और कितना अंतर है, मतलब ये कितने में बेच रहे हैं 75% में, तो चलो हम इसका 75% निकाल लेते हैं, इसका जो विक्रय मूल्य आ जाएगा सेलिंग प्राइस एसपी हम जिसको बोलते हैं, ये कितना है 540 का 75% है ना,
540 का मतलब गुणा 75% मतलब 75/100। शून्य से शून्य मैंने काट दिया। अब क्या करें, 5 से काट दूं मैं, 75 तो कट ही जाएंगे 5 से, ये 2 बार कट जाएंगे। 75 कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5 पचम 25, 5 एकम 5 पचम 25, ठीक है। चौंगन भी कट जाएंगे कितनी बार, 27 बार। अब 27 का मैं 15 में गुणा कर दें तो 15 सत्ते 105, 10 हाथ सिलाई, 15 दूनी 30 और 10 40। ये 405 में बेच रहा है, ये 425 में बेच रहा है, तो कौन सस्ता बेच रहा है, ये ए, दुकान ए सस्ता बेच रही है। हम लिख देंगे दुकान ए कितने रुपए सस्ता बेच रही है, वो 25 का बेच, 425, ये 5 मतलब 20 रुपए। दुकान ए दुकान बी से 20 रुपए सस्ता, लिख लेना आप, खिलौना बेच रही है, खिलौना बेच रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2% वार्षिक की दर से बढ़ते हुए 2023 के अंत में एक गांव की जनसंख्या 37,500 हो गई, तो 2025 में मतलब 2 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो आप चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट से भी निकाल सकते हैं, दो यदि छोटी छोटी राशि दी गई है आपको तो सिंपल इंटरेस्ट से भी आप निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से निकाल के बताता हूं मैं, चलिए अपन निकालें। हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ईयर के लिए, निकालें हम। फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 37,500, गुणित रेट कितना है 2%, मतलब 2/100, और गुणित कितने साल के निकालते हैं, 1 साल के लिए। फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल के लिए। ये हो गया 100, तो 100 से 100 कट गए आपके। 375 का 2 में गुणा करेंगे तो 300 का 2 में 600, 75 का 2 में किया तो 150, 600 200 750। तो ये तो आ गया फर्स्ट ईयर का। तो सेकंड ईयर का भी यही होगा। मैंने क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का तो सेम होता है 750। लेकिन क्या होगा, इस 750 पे भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो पहले साल का 750 है इस पर भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, 2% ब्याज, मतलब 2%, इसके भी तो लोग बड़े होंगे 2%, ठीक है ना। तो इस 750 की जो जनसंख्या बढ़ी पहले साल, इसके भी दूसरे साल कितने बढ़े, 2% लोग, तो 2% मतलब 2/100। तो शून्य से शून्य कट गया, 2 से 10 कटे 5 बार, और 75 कटे 15 बार। तो ये कितना हो गया, 750 और 15 765, ठीक है। 750 और 15 कितना हो गया, 765, 5 एकम 5 पचम 25, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट और सेकंड दोनों का अपन ऐड कर लें, फर्स्ट ईयर के कितने लोग बढ़े और सेकंड ईयर के कितने लोग बढ़े। तो ये हो गया 750 और 765 कितना हो जाएगा, 1515, 1515 ही होगा ना। 750 715 और 15 एक्स्ट्रा थे, तो 1515 व्यक्ति यहां पर क्या हुए हैं, आपके बढ़ गए हैं। तो 1515 आपके लोग बढ़े, उन्हें जनसंख्या चाहिए, तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी अब 2025 की, 2025 की जो जनसंख्या हो जाएगी ये 37,000 तो थी, 37,500 थी, सॉरी 37,500, तो प्लस हो जाएंगे 1515, तो ये कुछ 39,015 शायद आते, 39,015 ये क्या हो जाएगी आपकी जनसंख्या हो जाएगी 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम क्वेश्चन है। इन्होंने लिखा ये माह नहीं है, शायद ये माह लिख रहे होंगे, तो अपन मान के चलते हैं इसी अक्टूबर माह की अपन बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला अपने परिवार की मासिक व्यय का रिकॉर्ड रखने के लिए, तो दिनांक में आपने दिनांक लिखे, किस किस दिनांक में आपका क्या क्या पैसा हुआ। तो जैसे आप मान के चलें कि 1 तारीख 1/10/2025 में आपने मकान का किराया चुकता किया। सपोज करें कि मकान का किराया आपने 5,000 रुपये चुकता किया। कितना चुकता किया, 5,000 रुपये। आप किराए से ले रहे हैं तो आपने 5,000 रुपये मकान का किराया दिया। फिर शिक्षा पर मान के चलें कि आपने 5 तारीख में 5/10/2025 में आपने शिक्षा में जैसे कोचिंग कर रहे हैं या किताबें खरीदी, कॉपी पेन खरीदे, तो आपने 2,000 रुपये, ठीक है। किराने में आपने मान के चला कि आप 10 तारीख में गए और आप किराना खरीद के लाए, लगभग आप मान के चलें कि किराना आपने 8,000 रुपये में खरीदा, ठीक है। मैं ऐसी राशि ले रहा हूं जिनको जोड़ना मुझे आसान रहे। आप चाहें तो आप कोई भी राशि ले सकते हैं, ठीक है। आप एक्चुअल राशि भी ले सकते हैं। उसके बाद 10वीं तारीख को आपने
अपनी बिजली का और गैस का आपने बिल भरा, लगभग आप मान के चलें कि आपने बिल भरा 2000 रुपये। कितना बिल भरा? 2000 रुपये। फिर फल सब्जी दूध ये तो 10 बार आई होंगी, लेकिन मैं एक इसके लिए भी एक कोई डेट ले लेता हूँ कि 15/10/25 को कुछ ये चीज़ें भी आपकी आई, लगभग 1000 रुपये की, या 1000 रुपये की सब्जी, 1000 रुपये का दूध आया, फल सब्जी 2000 रुपये की आई, तो ये कुल मिला के 3000 रुपये हो गए। ठीक है। उसके बाद आपने मोबाइल रिचार्ज कराया, 20 तारीख में आपने अपना मोबाइल रिचार्ज कराया 500 रुपये का, तो आपने यहाँ लिखे मैंने 500, मतलब हो सकता है 200 का मोबाइल का हो, 300 का टीवी का हो। ठीक है। मनोरंजन पर व्यय आपने किया कुछ, सपोज करें कि आप 25 तारीख में आपने कुछ, अभी 25 तो आई थी वैसे, 2025 में आपने मनोरंजन पर व्यय किया, मान के चलें 2500 रुपये आप घूमने गए, आपने वहाँ पर तो घूमने गए तो उसका गाड़ी का किराया भी लगा, और वहाँ आपने मूवी देखी, कुछ खाया, तो उसका मैंने 2500 रुपये लिख दिया। ठीक है। अन्य के लिए भी कुछ अपन लिख दे, कोई डेट है तो डेट डाल दी, नहीं है तो नहीं डालते हैं। अन्य के लिए भी हमने मान के चला कि कुछ 2000 रुपये अन्य जगह भी हमारे खर्च हो गए आप लोग और हेलमेट लगा के नहीं गए, चालान कट गया। ठीक है। तो वो 2000 रुपये चालान कट गया। इसका जब हमने कुल किया तो लगभग कुल मान लेते हैं 5 2 7 7 और 8 15 15 2 17 17 3 20 20 और ये हो गए 23 23 2 25, ये 25,000 रुपये आपने कुल क्या कर दिए? खर्च कर दिए। ये धोग लिखा है, धोग नहीं है, योग है। ठीक है। ये कितना है? 25,000 रुपये आपने खर्च कर दिए। अब बनता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि कुल आय का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय हुआ। तो कुल आय का बोला है कितना, है ना, तो मतलब बटे में कौन जाएगा? कुल आय, और अंश में कौन आएगा? शिक्षा। तो पहले क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या निकालें? प्रतिशत किसका निकालें? प्रतिशत जब हम निकालें तो ऊपर अंश में कौन आएगा? शिक्षा आएगी। शिक्षा पर आपने कितना रुपए पे किया? 2000 रुपए। कितना किया? 2000। और किससे हमें निकालना है प्रतिशत? आय से। हमारी कुल आय हमने कितनी लिखी? कुल आय हम लिख देते हैं 25 तो खर्च किए, चलो 50 तो हो गया है, 50,000 रुपए। ठीक है। तो मैंने यहां लिखा बटे में 50,000 रुपए। जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो 100% का क्या करते हैं? गुणा। तो आपके 2 शून्य से 2 शून्य तो आपके ये कट गए, और 1 शून्य से 1 शून्य आपका ये कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य आपने ये काट दिया, 5 20 से कट गया आपके 5 के 20 बार, तो ये आपका आ गया 4%। मतलब आपने अपनी कुल आय का 4% कहां खर्च किया? शिक्षा पर खर्च किया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार की आय का कितने प्रतिशत भाग बचत का है। तो बचत मतलब की सेविंग। तो 25,000 आपने खर्च कर दिए, तो बचे कितने आपके पास? 25,000। लेकिन हमें प्रतिशत निकालना है, किससे निकालना है? कुल आय से। तो कुल आय कितनी थी? 50,000। कुल कितनी थी? 50,000। तो 25,000 से 50,000 कितनी बार कटे? 2 बार। और जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो 100% क्या करते हैं? गुणा। 2 से 100 को काटा, कितनी बार कटेगा? 50। तो मतलब आपकी बचत कितनी हो गई? 50% बचत हो गई। क्वेश्चन इसका तीसरा कह रहा है आप अपने परिवार की बचत कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बचत बढ़ाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। पहली चीज तो यह है कि जैसे आप जो फिजूल खर्च है, कौन सा खर्च है? फिजूल खर्च कम करके, फिजूल खर्च कम करके, और कैसे बचा सकते हैं हम? जैसे कि आप बिजली और गैस को आप पैसे दे रहे थे 2000 रुपए, तो आप बिजली की जगह आप सोलर पावर यूज करें, है ना, सोलर बिजली। तो आप यदि सोलर बिजली यूज करेंगे तो वो मुफ्त हो जाएगी। उसी बिजली से आप इंडक्शन कुकर वगैरह चलाएं तो आपकी गैस का भी कम आएगा। फल और सब्जी के लिए आप गार्डनिंग कर सकते हैं, टेरेस गार्डन कर सकते हैं, छत पर ही आप क्या कर सकते हैं? अपने फल सब्जियां कुछ लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जिनसे आप, सब अलग अलग हैं चीजें लोगों के लिए, जिससे आप सेविंग बढ़ा सकते हैं, या फिर अपनी इनकम बढ़ाकर भी सेविंग बढ़ा सकते हैं। 25,000 रुपये तो आपके खर्च हो रहे थे, 50,000 आप कमा रहे थे। यदि आप 60,000 कमाने लगे तो आपकी सेविंग और बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि आय बढ़ाकर, ठीक है। तो ऐसे बहुत से कारक हैं जिनसे आप अपनी क्या बढ़ा सकते हैं? सेविंग बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और यदि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगती है, जिससे आप कुछ सीख रहे हैं, तो कमेंट्स में कुछ जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।